वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले कि हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम ये जान ले कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसमें किस तरह की बातें आती है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो और भी बहुत सारे होते हैं। आपने अब तक भी कई सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को फेस किया होगा। जैसे मैथमेटिक्स वन ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी वन ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन इसके प्रैक्टिकल पार्ट में ऐसा क्या अलग है जो किसी और में नहीं है, हम आइए पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली किस चीज के साथ डील करता है। अगर मैं आपसे एक सिंगल वर्ड में पूछूं तो आपके पास आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द थिंग विद विच द स्टैटिस्टिक्स डील? उसका क्या जवाब है बताइए। एक सिंगल वर्ड में अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? चलिए मैं बताता हूं। हम ये बोलेंगे कि सिंपल बात है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डेटा। स्टैटिस्टिक्स किसके साथ में डील करता है? डेटा के साथ में। कहने का मतलब है इस सब्जेक्ट में हम डेटा की ही स्टडी करते हैं। तो फिर एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय डेटा। तो देखिए, वैसे तो डेटा वर्ड के बारे में जब आप मेरे से अगर पूछेंगे तो डेटा वर्ड को समझाने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि डेटा वर्ड को 8 कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से समझाया जाता है। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको मिलाकर के ही हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उस थ्योरी पार्ट में नहीं जाने वाले हैं। हम अभी बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट मीनिंग लेते हैं यहां पर, क्योंकि हमें तो हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर होना है। तो डेटा का हमें जनरल मीनिंग ये समझना होता है कि डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और वो जो फैक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए, अब आप बोलेंगे सर फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे फैक्ट है गरीबी। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट का मैं नाम लेके अगर आपको बोलूं कि इस स्टेट में ज्यादा गरीबी है किसी और स्टेट के कंपैरिजन में, तो ये एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन इस फैक्ट को जब तक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक हमें स्टैटिस्टिक्स में इस फैक्ट का कोई काम नहीं रहेगा। तो अब आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया कि ये पर्टिकुलर स्टेट जो हमारे इंडिया का है वो ज्यादा गरीब है, उसमें ज्यादा पॉवर्टी है एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। अब मैं अगर इसको न्यूमेरिकली बताना चाहूं तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं एक काम करूंगा, हमारे इंडिया के जितने भी 28 स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है 9, मैं उन सभी की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का गरीबी का डेटा आपके सामने लिख दूंगा। मैं लिखूंगा भाई यहां पर इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, या मैं परसेंटेज में लिख दूंगा कि इतने परसेंट पॉपुलेशन इस स्टेट में या इस यूनियन टेरिटरी में गरीब है। और फिर जैसे ही वो चीज हमारे सामने आएगी नंबर्स में, न्यूमेरिकली, तो हम आराम से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब कौन सा वाला स्टेट है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना। और जब तक किसी फैक्ट को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक हम उसे डेटा नहीं कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली डेटा मींस कलेक्शन ऑफ या एग्रीगेट ऑफ। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी चीजें हमारे सामने एक साथ होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने सारे स्टेट्स का गरीबी का डेटा सामने लिख दिया, तो ये बहुत सारा डेटा हो गया। इसके लिए मैं कह रहा हूं एग्रीगेट्स या कलेक्शन। तो डेटा को मैं किस तरह बता रहा हूं? कलेक्शन ऑफ मतलब एग्रीगेट ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स का जब हम कलेक्शन लिख देते हैं तो उसी को कहा जाता है डेटा। और स्टैटिस्टिक्स इस डेटा के साथ ही डील करता है। मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में इस न्यूमेरिकल फैक्ट की ही स्टडी होती है। हमारे सामने अगर कोई न्यूमेरिकल फैक्ट्स आ जाए, मतलब हमारे सामने न्यूमेरिकली कोई चीज आ जाए, तो हम उसका कैसे एनालिसिस करें, हम उसको कैसे बहुत डीप में स्टडी करें, उसकी उससे रिलेटेड हर चीज को जान लें,
ये बातें हमें सिखाई जाती है स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट में। अब आपको अभी भी कुछ डाउट्स होंगे कि सर हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, क्या क्या करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, वो सारी बातें तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। वो मैं आपको अभी एक बार में नहीं बता पाऊंगा, एक क्लास में नहीं बता पाऊंगा। तो आइए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रखता हूं। मैं मान लीजिए आपके आगे कुछ नंबर्स लिख देता हूं। यहां पर कुछ नंबर्स मैं यहां पर लिखता हूं। लेट्स से 2 7 9 3 7 11 3 15, कितने हो गए कुल मिलाकर के? अगर हम काउंट करें तो 8 हुए हैं। मैं टोटल 10 ले लेता हूं। तो लेट्स से वन मोर इज 3 एंड द लास्ट वन इज, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 8। ठीक है ना? कुल मिलाकर के मैंने आपके आगे 10 नंबर्स लिख दिए हैं। अब मान लीजिए कोई मेरे से पूछता है कि भाई ये सब क्या है, ये 2 क्या है, 7 क्या है, 9 क्या है, 3 क्या है, और मैं उसको जवाब देता हूं कि भाई मुझे भी नहीं पता क्या है, मैंने तो ऐसे ही जो मन में आया वो लिख दिया। अब अगर मैंने इस तरह का जवाब दिया तो क्या हम इसे डेटा बोल सकते हैं? क्या हम इसे स्टैटिस्टिक्स का डेटा बोल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि इन सब के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। हाँ, अगर मैं इस तरह कहता हूं कि देखो भाई ये है ना, एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 15 मार्क्स का पेपर हुआ था, 15 मार्क्स के पेपर में 10 स्टूडेंट्स के इतने इतने नंबर आए थे। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये बात बोली, अब ये बन चुका है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब हम इनको बोलेंगे फैक्ट्स। ये फैक्ट कैसे है? सीधी बात है, दीज आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और हमने उसको न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर रखा है, यानी नंबर्स में भी लिख रखा है। तो अब ये बन चुका है स्टैटिस्टिक्स का डेटा। अब हम इसको बोलेंगे दिस इज डेटा, और हम इसी के साथ अब आगे डील करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। राइट? ठीक है, अब आप मेरे से आगे की बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अब हम धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड में आपका बनाना चाहता हूँ, एक बेस आपके दिमाग में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप बहुत अटेंशन से सुनेंगे। ये इनिशियल क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैं आपको छोटी छोटी बेसिक टिप्स दूंगा। हालांकि वैसे तो मैं आपको हर क्लास में ही बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताते जाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग की क्लासेस में तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना होगा। चलिए देखते हैं अब मैं क्या करने वाला हूं, और आप भी मेरी हेल्प करवाएंगे। हमें मिलकर के इस पूरे डेटा को सीरीज में लिखना है, सीरीज में। ठीक है? कैसे लिखें हम? आइए, सबसे पहले मैं इनको एक के नीचे एक डायरेक्टली लिखता हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक टेब्यूलर फॉर्म में बनाता हूं, एक कॉलम मैंने बनाया, और उसमें मैं इन सभी नंबर्स को लिखता हूं। सबसे पहले मैं इस तरह लिखता हूं कि सबसे छोटा नंबर पहले आए और सबसे बड़ा नंबर बाद में है, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, तो मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं 2, देयर आफ्टर 3, फिर से 3, अगेन 3, उससे बड़ा क्या है बताइए? 7 है, फिर एक और 7 है, फिर 8 है, 9 है, इसके बाद में 11 है, एंड एट द एंड 15 है। कुल मिलाकर के 10 नंबर्स हो गए। यस, ठीक है। यहां पर मैंने इस पूरे डेटा को एक सीरीज में अरेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, इस पूरी सीरीज में मैंने लिखा क्या है? अगर कोई आप मेरे से पूछे सर ये सब क्या है, तो मैं आपको सीधी बात बोलूंगा, दीज आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो ये है क्या? ये सारे जो मैंने फिगर्स लिखे ये सब है क्या? ये सब मार्क्स है। तो मैंने हेडिंग में क्या लिखा? मार्क्स। अच्छा, अब मैं इसी डेटा को एक और सीरीज में अरेंज करता हूं, एक और तरीके से अरेंज करता हूं। वन मोर वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस डेटा। आइए हम एक और तरीके से इसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सामने ले आइए इसी डेटा को। अब मैं इसी को एक और तरीके से प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से। इस बार मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, 2 कॉलम्स, और मैं आपसे जैसे जैसे पूछता हूं आप मुझे बताएंगे। आप बताइए मुझे, इस डेटा में 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बताएंगे सर ओनली 1 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 2। फिर मैं आपसे पूछता हूं बताइए 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? आप बोलेंगे सर 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ओके,
फिर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए नेक्स्ट 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? आप बोलेंगे सर 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। ओके, उसके बाद आप बताइए 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 1। 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? अगेन 1। 11 कितनों के आए हैं? अगेन 1। एंड फाइनली 15 मार्क्स कितनों के आए हैं? अगेन 1। इस तरह से आप बोलेंगे सर देखिए इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के आए हैं। आप देखिए मैंने अभी तक आपके आगे इसी डेटा को 2 तरीकों से प्रेजेंट किया है और दोनों से हमें सारा डेटा पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइप की सीरीज में कुछ बातें मैंने छिपा ली है या कंप्लीट जानकारी नहीं दी है। नहीं, आप कोई भी तरीके से देखेंगे यहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। सही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो मैंने यहां पर सीरीज बनाई है इसमें मैं आपसे पूछूं अगर कि फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल बात है, फर्स्ट कॉलम में तो हमने मार्क्स लिखे हैं ना, ये 2, 3, 7, 8 ये सब है क्या? ये सब मार्क्स है। अच्छा, सेकंड कॉलम में बताइए क्या लिखा है? तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड कॉलम हमें बता रहा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे 1 स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो दिस कॉलम इज शोइंग अस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो सेकंड कॉलम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं, इसे हम एक और लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए इस बात को। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटिंग। कितनी बार एक वैल्यू रिपीट होती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं एक बात और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन सभी बातों को नोट डाउन कर रहे होंगे। देखिए मैं आपसे ये चाहूंगा क्लास नंबर 1 से ही, अटेंशन प्लीज, आपको इसी क्लास से और हमेशा आपको हर बात नोट करते जानी है जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं। हर बात नोट करनी है। चाहे आगे चल करके मैं आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा, कई तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप ध्यान रखिए आपको हर चीज लिखनी है। भले ही आपको नोट्स भी मिल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको हर चीज लिखनी है। आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है ये सोच करके कि चलो हमको बाद में नोट्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं, कोई भी फॉर्मूले हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग हैज टू बी पेन डाउन बाय यू। ठीक है ये बात? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए हमेशा जो हमारा मेन कॉलम होता है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारा मेन कॉलम है मार्क्स का, क्योंकि हम डेटा तो मार्क्स का ही बता रहे हैं ना। भले ही सेकंड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है लेकिन हमारा मेन जो डेटा है वो तो मार्क्स के बारे में ही है। तो हमेशा जो मेन कॉलम होता है, मेन वैल्यूज जहां पर लिखी होती है, उसे हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं एक्स। दैट इज कॉल्ड एक्स। हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसे कहते हैं एक्स। ये उसका हम सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह आप अगर सेकंड वाली सीरीज में भी देखेंगे तो मार्क्स वाला कॉलम कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो उसकी हम हेडिंग क्या रखते हैं? एक्स। नॉर्मली हम उसकी हेडिंग रखते हैं एक्स। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गौर करनी है। हो सकता है आप बोले सर हमको ये बातें पता है, लेकिन अगर आपको पता भी है तो भी आपको पेशेंस रखना है, आराम से मेरी हर बात को सुनना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को आप फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ कहते हैं। कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी लिखी दिख जाए आप समझ जाइएगा वो नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज रिपीटिंग। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। ये आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? अब मैं आपसे इसी स्टेज पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बताएंगे। देखिए जो फर्स्ट वाली सीरीज मैंने बनाई है जिसमें मैंने एक के नीचे एक सारे नंबर्स लिख दिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताइए इसमें कितने स्टूडेंट्स का या कितने पर्सन्स का यहां पे हमें जानकारी दी गई है, या मैं ये बोलूं ये कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यहां पर। बताइए यहां पर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं,
जो हमारा x का कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ये सारी ऑब्जर्वेशंस है। जैसे कि ये जो भी आपको मार्क्स दिख रहे हैं 2 3 3 3 7 7, ऑल दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए कुल मिला के कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या कितने स्टूडेंट्स का डेटा मुझे दिया हुआ है। तो आप क्या जवाब देंगे बताइए। आप बोलेंगे सर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, मतलब देयर आर टोटली 10 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10। तो मैं इसके लिए लिखता हूं n इज इक्वल टू 10। मैं ऐसा लिख सकता हूं। यहां पे अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आपने बोला 10, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं n। याद रखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हम n वाला सिंबल यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको यहां से हटा के दूसरी जगह लिख देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर n है 10, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, सेकंड सीरीज में आ जाइए। सेकंड सीरीज में अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए टोटल कितने लोगों का ये डेटा है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या इसका जवाब है कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस है? क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड बताया गया है हमें? बताइए क्या ये सही जवाब है? क्या मैं ये बोलूं टोटल 7 लोगों के मार्क्स हमें बताए गए हैं? अगर आप अटेंटिव है तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल गलत है, ये 7 का नहीं है, ये अगेन 10 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स का रिकॉर्ड है। कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि इस पूरी टेबल में, इस पूरी सीरीज में मैंने 10 की 10 बच्चों का आपको हिसाब दिया है। थोड़े अलग तरह से दिया है, लेकिन दिया है हर एक का। मैंने पूरे के पूरे 10 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स का रिकॉर्ड बताया है। ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चल रहा है? ये पता चल रहा है जब हम इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को जोड़ते हैं। ध्यान से आप देखिए, इस बार आप ऐसे गिन नहीं सकते हैं। तो मैंने ये जो गिना है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत तरीका है, हम ऐसे गिन नहीं सकते हैं। कारण क्योंकि इस बार हमें फ्रीक्वेंसी के कॉलम से पता चलेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स का यहां पे हमें रिकॉर्ड दिया गया है या टोटल कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो बताइए टोटल कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यहां पर? क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे सर 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स आए हैं 2, 3 ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 3, 2 ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 7, और बाकी में तो 1 1 1 1 है। तो टोटल स्टूडेंट्स तो 10 हो गए ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, इनका टोटल कर देते हैं, तो पता चलता है टोटल तो वापस से 10 स्टूडेंट्स का ही हमें हिसाब बताया गया है। तो मैं यहां भी अगर आपसे पूछूं बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां भी 10 है। लेकिन ये हमें पता कैसे चला? पता कैसे चला? ये हमें पता चला फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा करके। फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा करके पता चला। अच्छा बताइए फर्स्ट वाली जो सीरीज थी लेफ्ट साइड वाली, उस लेफ्ट साइड वाली सीरीज में हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ना। इसका मतलब आप समझ जाइए, जहां फ्रीक्वेंसी है हमारे सामने वहां हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा के ही पता चलेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जहां हमारे सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है वहां फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाकर ही पता चलेगा कि कितनी ऑब्जर्वेशंस है। क्लियर हो गई आपको बात? अच्छा बाकी मैं बोलूंगा क्या? मैं यहां भी यही बोलूंगा कि यहां भी n इज इक्वल टू 10, क्योंकि n का मतलब क्या था? क्या बताया था मैंने आपको? n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 10 ही है, तो यहां भी n मतलब 10 है। बताइए कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए अब मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे आप जरा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पर गौर करिए, हमने फ्रीक्वेंसी यानी f वाले कॉलम का टोटल लगाया, ऐसा ही किया ना हमने f वाले कॉलम का टोटल लगाया और वो आया 10।
तो आपको याद रखना है, हम जिस भी कॉलम का टोटल लगाते हैं तो उसके आगे हम सिंबल क्या लगा देते हैं, सिग्मा। तो अगर कोई मेरे से पूछे बताओ ये 10 क्या है यहां पर, मैं बोलूंगा ये है एफ का टोटल, यानी एफ वाले कॉलम का टोटल। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ। तो एफ वाले कॉलम का टोटल उसको हम लिखेंगे कैसे, सिग्मा एफ। तो यहां पे सिग्मा एफ कितना है, मैं आपसे पूछूं बताइए सिग्मा एफ कितना है, आप बोलेंगे सर एफ वाले कॉलम का टोटल लगा लो। सही बात है ना। अच्छा, मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ यहां पर फर्स्ट वाली सीरीज में आप आ जाइए, फर्स्ट वाली सीरीज में आप मुझे बताइए सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स बताइए, सिग्मा एक्स कितना है। तो आप बोलेंगे सर एक्स वाले कॉलम का टोटल लगा लो। किसका टोटल लगा लो, एक्स वाले कॉलम का। तो एक्स वाले का अगर हम टोटल लगाएंगे तो जो भी आएगा, अभी मैं टोटल लगा नहीं रहा हूं, लेकिन जितना भी आएगा मैं मान लेता हूं कि सपोज वो आता है हमारे सामने 50। मैं जस्ट मान रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं मान लेता हूं कि वो 50 है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 50। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं जिस भी कॉलम का टोटल लगाता हूं तो उसके आगे हम सिग्मा लगा देते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन अब पूछता हूं, देखिए आपको समझ में आया क्या। मान लीजिए मैं यहां पर एक कॉलम बनाता हूं y का, तो बताइए उसके टोटल को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा y। समझ में आ रहा है आपको। मैं मान लीजिए यहां पर जो कॉलम बना रहा हूं वो बना रहा हूं x माइनस वाई वाला। x माइनस वाई क्या है, कॉलम की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग क्या है, x माइनस वाई। तो बताइए इसका टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा x माइनस वाई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं बताओ सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है। क्या पूछा मैंने आपसे, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है। तो आप बोलेंगे सर हमें कॉलम बनाना पड़ेगा जिसकी हेडिंग होगी एक्स स्क्वायर। हमको जैसे तैसे करके वो कॉलम बनाना पड़ेगा और बस उसका हम टोटल कर देंगे, वही होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप, सभी बातें क्लियर हो रही है आपको। अच्छा बताइए आप मुझे फटाफट से, मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। बताइए कैसे पता चलेगा ये। आप बोलेंगे सर एक कॉलम बनाओ फटाफट। चलो कौन सा कॉलम बनाए, आप बोलेंगे सर एक कॉलम बनाओ, उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, x माइनस वाई स्क्वायर। दिस शुड बी द हेडिंग ऑफ दैट कॉलम। अब कैसे भी करके हम ये कॉलम अगर बना पाते हैं तो बस इसका टोटल अगर मैं लगा दूंगा वही कहलाएगा सिग्मा x माइनस वाई स्क्वायर। सिग्मा हमें क्या शो कर रहा है कि हमने टोटल लगा दिया है कौन से कॉलम का, तो जो आगे लिखा हुआ है उसका हमने कॉलम बनाया होगा और उसका हमने लगा दिया होगा टोटल। बताइए आपको क्लियर है ये सब बातें, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बात पे आपने और गौर किया होगा कि ये सिग्मा जिसको मैं कह रहा हूं, इसको क्या कहते हैं हम, इस सिंबल को हम कहते हैं सिग्मा। और ये ग्रीक लेटर है, दिस इज अ ग्रीक लेटर, ग्रीक लैंग्वेज का ये लेटर है। जैसे देखिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेटर्स यूज करते हैं ए बी सी डी इस तरह से, वैसे ये क्या है, ग्रीक भाषा का एक लेटर है, उसको हम कहते क्या है, सिग्मा। और इसका मतलब क्या होता है, टोटल। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स टोटल। ऐसा ही है ना, अभी तक भी आपने यही ऑब्जर्व किया होगा। सिग्मा का मतलब मैंने आपको यही बताया, टोटल लगा दो, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि ग्रीक भाषा के अंदर सिग्मा का लेटर, सिग्मा का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। और इस सिग्मा को हम एक और नाम से कह सकते हैं, इसे समेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, समेशन। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, टोटल या समेशन बात तो एक ही है ना। समेशन का मतलब होता है सम, और सम का मतलब आपको पता ही है, जोड़ देना, उसको हम कहते हैं सम करना। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो सिंबल है इसे कहते क्या है, सिग्मा, और इसका मतलब क्या होता है, टोटल या समेशन। क्लियर, ठीक है ये बातें अब तक की। चलिए वहीं पर लौट के आते हैं। अब आपने अब तक जो समझा है उसे जरा ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है उनको। ठीक है,
तो अब तक हमने दो तरह की सीरीज देखी। फर्स्ट सीरीज में हमने एक के नीचे एक सारी वैल्यूज लिख दी, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने गिनी, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी तो था ही नहीं ना जो मैं उसको जोड़ू, तो मैंने एक एक को गिना कि हाँ भाई टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बोला n इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर हमारे सेकेंड सीरीज में दो कॉलम है, उसमें हमें x अलग दे रखा है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है f। और वहां जब मैंने आपसे पूछा बताइए टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है, तो क्या आप वहां पे गिनेंगे? जी नहीं, आपको गिनना नहीं है, वहां आपको गिनना नहीं है। वहां पे आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का आप टोटल लगा दो, बस वही है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 10, देयरफॉर 10 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही देखा अब तक आपने, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आप मुझे बताइए सेकेंड वाली सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, वो निकला कैसे? आप बोलेंगे सर आप ही ने तो अभी बोला फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जोड़ दिया हमने, यानी सिग्मा एफ ही हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताता है। क्या कह रहा हूं मैं? सिग्मा एफ ही हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताता है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10। सही बात है ना? तो आप एक बात बताइए, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि यहां पर सेकंड वाली सीरीज में सिग्मा एफ को ही हम एन कह देते हैं। सही बात कह रहा हूं ना मैं? बताइए, हम सेकंड वाली सीरीज को देख के क्या कह सकते हैं कि सिग्मा एफ ही हमारे लिए एन है, सिग्मा एफ को ही हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी डेटा को एक और तरह से प्रेजेंट करना। अब तक हमने दो तरीके देखे इसी डेटा को प्रेजेंट करने के, अब मैं आपको एक थर्ड वे और भी दिखाता हूं। सेम डेटा है हमारे सामने, वही 10 मार्क्स है, अब हम इसको एक और तरह से प्रेजेंट करते हैं, आप मेरी हेल्प करेंगे। फिर से मैं 2 कॉलम्स बनाता हूं, यहां मैं लिखने वाला हूं मार्क्स और यहां मैं लिखने वाला हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप समझ गए होंगे ये अगेन मेरे लिए फ्रीक्वेंसी है और इसको मैं x कह सकता हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे। अब इस बार मैं कैसे लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 से लेकर के 5 के बीच में आए हैं। 1 से लेकर 5 काउंट करके बताइए, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 से 5 आए हैं। आपने अगर काउंट किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 से 5 के बीच में मार्क्स आए हैं। फिर आप मुझे बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 6 से लेकर 10 के बीच में आए हैं। क्या जवाब है? 6 से लेकर 10, तो उसमें आपको मिलेंगे अगेन 4 स्टूडेंट्स, और फाइनली 11 से 15 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 2 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब फिर से हम इस वाली सीरीज पर फोकस करते हैं, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं और मैं आपसे फिर से सेम क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए इस सीरीज में टोटल कितने स्टूडेंट्स का मैंने आपको हिसाब बताया, कितने स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड है। चलिए मैं ऐसे गिनूं क्या, 1 2 3, टोटल 3 स्टूडेंट्स का ये हमें हिसाब बता रखा है। ऐसे गिनना चाहिए क्या? आप समझ गए होंगे नहीं, ऐसे नहीं गिनना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तो टोटल 10 स्टूडेंट्स का हिसाब बता रखा है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है, पूरे के पूरे 10 बच्चों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो बताइए यहां भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हुई? अगेन 10। और ये पता कैसे चल रहा है? फ्रीक्वेंसी को जोड़कर। आप इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से। ये छोटी सी बात है लेकिन आपको बाद में दिक्कत दे सकती है, इसलिए मैं आपको फिर बहुत स्ट्रेस दे करके कह रहा हूं। आपको अगर फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया गया है तो उसे जोड़कर ही आपको पता चलेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप ऐसे गिन नहीं सकते हैं। देखिए ऐसे गिनने का काम हम केवल फर्स्ट वाली सीरीज में कर सकते हैं, क्योंकि वहां हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है, वहां तो हमें सारा का सारा मार्क्स अलग अलग दे रखा है ना, तो मुझे गिनना पड़ेगा कितने हैं। लेकिन बाकी के जो 2 सीरीज है उसमें हमें जबकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करके ही पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। बताइए यहां भी मैं कह सकता हूं ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n कैसे मालूम पड़ेगा?
सिग्मा एफ करके, सिग्मा एफ कर दो आप, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा दो, वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम जानते हैं सिग्मा एफ यहां पर 10 है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये 3 तरह की सीरीज हमने बनाई है। इसमें से जो फर्स्ट तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का, फर्स्ट वे जो है, उसे हम कहते हैं, नाम उसका ध्यान से आप याद कर लीजिए, दैट काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट वाला जो तरीका है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि उसमें हर वैल्यू इंडिविजुअली दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाली सीरीज को कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। बताइए, डिस्क्रीट सीरीज में कितने कॉलम्स दिख रहे हैं आपको? 2 कॉलम्स, एक एक्स का और एक एफ का। थर्ड वाली जो सीरीज है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्या कहते हैं उसको? कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा, इसका एक नाम और भी होता है, इसको कहते हैं ग्रुप्ड सीरीज। इसको ग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं। आप सोचिए क्यों इसको ग्रुप्ड सीरीज कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमने मार्क्स लिखे हैं, मतलब जो हमने मेन कॉलम दिखाया है, वो ग्रुप्स में दिखाया है। देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं ना, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड सीरीज। तो यहां पर ये सभी की सभी क्या है? इनको हम कहते हैं दीज आर ग्रुप्स। इनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। या इनको और भी क्या कहते हैं? क्लासेस। समझ रहे हैं आप बात को? ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। तो इन सबको क्या कहते हैं हम? ग्रुप्स या क्लासेस। तो ये सीरीज क्या कहलाती है? कंटिन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड सीरीज। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे, बताइए इंडिविजुअल सीरीज कैसी दिखती है? बताइए क्विकली, इंडिविजुअल सीरीज कैसी दिखती है? तो आप बोलेंगे सर एक अकेला कॉलम होता है, उसमें उसकी हेडिंग एक्स हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली उसकी हेडिंग हम एक्स रख लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हमें काउंटिंग करके पता चलता है कि n कितना है। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज में कितने कॉलम होते हैं? बताइए फटाफट, डिस्क्रीट सीरीज में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। क्या क्या नाम है? एक का नाम है x और एक का नाम है फ्रीक्वेंसी f। और यहां अगर हमको पता करना है कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो उसके लिए हमें सिग्मा f करना पड़ेगा, वो ही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। राइट? कंटिन्यूअस सीरीज में कितने कॉलम्स हैं? बताएंगे आप? 2 कॉलम्स होते हैं, x और f। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो हमें x की वैल्यूज दी रहती है वो हमें ग्रुप्स में दी हुई रहती है। कि जैसे कि मान लीजिए एक वैल्यू दे दी, डैश लगा के दूसरी वैल्यू दे दी, फिर एक वैल्यू दे दी, डैश लगा के दूसरी वैल्यू दे दी, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो हमको सबसे पहली वैल्यू दी हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। उसे क्या कहते हैं हम? लोअर क्लास लिमिट। मैंने आपको बताया ये पूरी की पूरी क्लास कहलाती है। ये हर एक को हम अलग अलग से क्या कहते हैं? ये क्लास है। मैं आपसे पूछूं, बताइए यहां पे मैंने कितनी क्लासेस दिखाई है? आप बोलेंगे सर 2 क्लासेस हमें नजर आ रही है, 2 क्लासेस है। लेकिन इन क्लासेस में भी जो पहला नंबर होता है उसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं उसे हम? लोअर क्लास लिमिट, क्योंकि वो छोटी वैल्यू होती है। जैसे आपको याद होगा अभी हमने 1 to 5 वाली क्लास देखी थी, उसमें 1 छोटी वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। जबकि इसको क्या कहते हैं? ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम अपर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं इसे हम? अपर क्लास लिमिट, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, लोअर क्लास लिमिट का एक सिंबल हम यूज करते हैं नॉर्मली L1, क्योंकि ये छोटी वाली लिमिट है, लोअर वाली लिमिट है, तो L1। और अपर क्लास लिमिट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं L2, L1 L2। तो आप मुझे बताइए, हमारा ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है इसका x कॉलम कैसे दिखता है? इसका x कॉलम कैसे दिखता है? L1 डैश L2। मतलब पहले लोअर लिमिट लिखी जाती है, डैश लगाया जाता है, फिर अपर लिमिट लिखी जाती है, L1 डैश L2। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मेट हो गया।
बताइए कंटिन्यूस सीरीज का एक और नाम क्या है, फटाफट बताइए। इसको हम ग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, इसको हम ग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं। अब जब ये है ग्रुप्ड सीरीज, तो बाकी की दोनों को क्या कह सकते हैं हम, अनग्रुप्ड सीरीज, क्योंकि बाकी की जो दोनों की दोनों सीरीज है उसमें हमें ग्रुप नजर नहीं आते हैं, इनमें हमें ग्रुप नजर नहीं आते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड सीरीज, अनग्रुप्ड सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज को क्या कहते हैं, ग्रुप्ड सीरीज। यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? अच्छा, फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कंटिन्यूस सीरीज पे देख के बताइए, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे मालूम पड़ेगी? तो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी जब हमारे सामने है तो बस उसी को जोड़ दो आप, वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा एफ, यही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक बात है, जहां फ्रीक्वेंसी है वहां उसको जोड़ के ही हम बता सकते हैं, हमें गिनना नहीं है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में कितने कॉलम दिख रहे हैं, एक, डिस्क्रीट में 2, कंटिन्यूअस में 3। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है? अंतर यह है कंटिन्यूअस सीरीज में वैल्यूज हमें ग्रुप्स में दी हुई होती है, ग्रुप्स में, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में हमें जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग दी हुई होती है, अलग अलग, ग्रुप में नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। यही है ना, बताइए डिफरेंस। अच्छा, मैं आपको क्यों ये बातें इतना इतना रिपीट कर करके कह रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं बोर करूं, मैं इसलिए रिपीट कर करके कह रहा हूं ताकि कभी जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो तो आप देखते ही पहचान ले ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सी सीरीज हमें दी हुई है। एक्चुअली क्या है, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन आने पर कि हमें कौन सी वाली सीरीज दी हुई है। आपको कोई आके बताएगा नहीं, ना मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन बताएगा कि हाँ भाई ये डिस्क्रीट सीरीज है। वो क्यों बताएगा, आपको खुद को पहचानना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अभी कैसे पहचानना है मैं आपको उसके तरीके बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको? ओके, अब देखिए एक बार वहीं पर आते हैं हम। ये तीनों सीरीज हमने देखी अच्छे से। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइए इनमें से सबसे अच्छी सीरीज कौन सी है, सबसे बढ़िया, मतलब मैं आपसे अगर जानना चाहूं, बताओ आप कौन से तरीके से डेटा को लिखना पसंद करेंगे, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिसमें सारी जानकारी आ जाए, ऐसा कौन सा तरीका है और वो हो भी बड़ा आसान? तो आप बोलेंगे शायद, अब आई एम नॉट श्योर आपका क्या जवाब होगा, आप सोच के रखिए कौन सी सीरीज आप पसंद करेंगे। शायद आप इंडिविजुअल सीरीज को तो पसंद नहीं करेंगे, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत लंबी है, शायद आप बोलेंगे सर ऐसे एक के नीचे एक लिखते जाओ, थोड़ा सा लंबा काम है। अभी तो फिर भी हमें 10 वैल्यूज दी हुई है, कभी अगर 100 वैल्यूज आ जाए तो क्या हम लिखते ही जाएंगे एक के नीचे एक? आप बोलेंगे सर उससे बढ़िया तरीका है डिस्क्रीट में हम लिख दें, जिससे जो नंबर रिपीट हो रहा है हमें वो बार बार नहीं लिखना पड़े, हम एक साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें। तो शायद आपको डिस्क्रीट पसंद आ रही होगी, और शायद आपको कंटिन्यूस और भी ज्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे यार कंटिन्यूस तो और भी छोटी बन जाती है, उसमें तो हमें क्या है ग्रुप्स ही तो बनाने, हम थोड़े से ग्रुप बना के फ्री हो लेंगे फटाफट। लेकिन मैं आपको बताता हूं कंटिन्यूस सीरीज एक डिफेक्ट रखती है अपने आप में, उसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बहुत बड़ी कमी है कंटिन्यूस सीरीज में। क्या आपने पहचान लिया है, आपने ऑब्जर्व किया कि क्या कमी है कंटिन्यूस सीरीज में? वो भले ही छोटी है, दिखने में इजी है, बनाने में भी इजी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बहुत बड़ी कमी है। क्या है वो? वो ये है कि इसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, या ये मैं ये बोलूं कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन चार स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं, अलग अलग बताओ, क्या आप बता सकते हैं? नहीं। आप बोलेंगे सर देखो हमें ये तो पता चल रहा है कि इनके मार्क्स 1 से 5 के बीच में आए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है कि 1 आए हैं या 2 या 3 या 4 या 5, ये हमें पता नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है इसमें, हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहे हैं कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक बात है, जबकि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में तो हमें साफ दिख रहा है
कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, साफ दिख रहा है। हाँ, उनमें से डिस्क्रीट सीरीज ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो शॉर्ट में दे रखी है, उसमें समरी दे रखी है हमें। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भले ही बनाने में शॉर्ट कौन सी पड़ती है, कंटिन्यूस सीरीज, आसान कौन सी पड़ती है, कंटिन्यूस सीरीज, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज टेक्निकली सही है क्योंकि उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अगर मुझे कंप्लीट जानकारी चाहिए तो सबसे अच्छी कौन सी है सीरीज, डिस्क्रीट। लेकिन जहां मुझे छोटी टेबल बनानी है, अगर मैं चाहता हूं मैं छोटे से छोटी सीरीज बनाऊं, क्योंकि मेरे पास खूब सारा डेटा है तो मैं उसको कम करना चाहता हूं, अगर मेरा टारगेट है मैं उसे कम करना चाहता हूं, तो बेस्ट कौन सी है फिर, कंटिन्यूअस। फिर बेस्ट कौन सी है, कंटिन्यूअस सीरीज। समझ में आ रही है आपको ये बातें? और आप आगे देखेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे प्रोग्रेस करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस ही बहुत घूम घूम करके आते हैं, बहुत टफ तरीके से बनाए जा सकते हैं। और मैं आपको अलग से कुछ क्लासेस तो इसी बात पर करवाऊंगा कि कंटिन्यूअस सीरीज कैसे अलग अलग तरह से हमारे सामने आ सकती है और फिर उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, घूम करके क्वेश्चंस आते हैं, वो कंटिन्यूअस सीरीज से आते हैं। तो ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए। आई होप आपने ये सब बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए अभी तो बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन इस क्लास में मेरा फोकस बस इतना सा बताने का था कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को आप आराम से पहचान पाए, ये मेरा टारगेट था। तो मुझे लगता है आप तीनों में अब आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप देखते ही पहचान लेंगे। बताइए, एक अकेला कॉलम आ रहा है तो वो कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल। और अगर दो कॉलम्स आ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, या तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। ठीक है, इन दोनों में से कोई होगी। लेकिन अब मैं आपको एक केस एक ऐसा भी बताता हूं जिसमें हमें दो कॉलम दिए हुए हैं लेकिन है वो इंडिविजुअल सीरीज। अब ये सुन के आप एक बार के लिए सरप्राइज हो गए होंगे, सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। शायद आपका मन में यही आ रहा होगा, सर अभी तक तो आपने यही याद करवाया कि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही कॉलम होता है, और अब आप कह रहे हैं कि एक ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें दो कॉलम्स दिए हुए हो और वो हो क्या, इंडिविजुअल सीरीज। बड़ी अजीब बात है सर, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको वो केस दिखाता हूं, फिर हम जरा डिसाइड करेंगे, हम कंफ्यूजन्स को खत्म करते चलेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं मुझे यही मार्क्स कौन से वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, एक बार चलिए मैं जरा देख लेता हूं क्या क्या मार्क्स थे। 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15। ठीक है, मैं एक बार वापस लिखता हूं। 2, 3 था 3 बार, 7 था 2 बार, 9, फिर उसके बाद में 11 और फिर 15। आई थिंक यही थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ जी, 8 भी था। ओके, तो मैं 8 भी लिख देता हूं। 8, 9, 11, 15। देखिए मैंने वो ही कंटिन्यूअस इंडिविजुअल सीरीज लिखी है। बताइए आपको कोई डाउट है क्या कि ये इंडिविजुअल सीरीज है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो इंडिविजुअल सीरीज ही है, हमने अभी अभी देखी थी, ये इंडिविजुअली होती है, जिसमें एक के नीचे एक सारे नंबर अलग अलग लिखे होते हैं, वो इंडिविजुअल सीरीज ही होती है। और वैसे भी सर यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी का तो कॉलम ही नहीं है, तो ये इंडिविजुअल ही है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना रहा हूँ सीरियल नंबर का, या मैं इसको रोल नंबर भी कह सकता हूँ। यहाँ पे तो मार्क्स लिखे हुए हैं ही, और यहाँ पर है रोल नंबर या सीरियल नंबर। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये रोल नंबर 1 के मार्क्स है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब क्या है, रोल नंबर या सीरियल नंबर। अब मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया और मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये कौन सी सीरीज है, ये इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? अब आप अगर जनरल रूल को याद करेंगे तो आप बोलेंगे सर आपने हमें बताया था जब भी दो कॉलम होते हैं तो वो कभी भी इंडिविजुअल सीरीज नहीं होती है। तो सर या तो ये डिस्क्रीट है या ये कंटिन्यूअस है। और सर ये कंटिन्यूअस तो दिख ही नहीं रही है क्योंकि इसमें कोई हमें ग्रुप्स तो दे नहीं रखे, तो सर पक्की बात है ये डिस्क्रीट सीरीज है।
ये होगा आपका डिसीजन। लेकिन वास्तविकता क्या है बताइए? हम जानते हैं कि एक्चुअल में तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये दिख रही है डिस्क्रीट की तरह है, लेकिन है ये इंडिविजुअल सीरीज। बस आप कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे इसको देखते ही, क्योंकि यहां पे दो कॉलम आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो किसी काम का है क्या हमारे लिए? बताइए, फर्स्ट कॉलम किसी काम का है क्या? क्या मैं उसका टोटल लगा सकता हूं? मैं आपसे ये कह सकता हूं, हाँ भाई फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल लगाओ। आप बोलेंगे सर टोटल लगा तो देंगे हम, लेकिन उसका करना क्या है? कभी रोल नंबर का भी टोटल लगाया जाता है? कभी सीरियल नंबर का भी टोटल लगाया जाता है? ये कोई टोटल लगाने की चीज है? नहीं ना। तो एक्चुअली ये जो कॉलम है वो केवल दिखाने के लिए है, केवल पहचान देने के लिए है। आप बताइए रोल नंबर से होता क्या है? केवल पहचान दी जाती है किसी पर्सन को। ये केवल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बताया गया है, बाकी इस कॉलम का कोई यूज नहीं है। तो मैंने आपको देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। आप आगे चल के कई जगह पर ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको ऐसे दो कॉलम नजर आएंगे और आप शायद अगर ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे सर ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, लेकिन नहीं, ये इंडिविजुअल सीरीज है। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये रोल नंबर सीरियल नंबर तो फालतू की बात है, इस पे हमें गौर ही नहीं करना है। क्लियर हो गई आपको बात? इस तरह से हमें इसको समझना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कई बार क्वेश्चन हमें हिंट भी दे देता है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, हम तो इसको डिस्क्रीट मान के बैठ गए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट अस से मैंने यहां पर लिख दिया n इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है, मान लीजिए हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 10। आप मुझे बताइए, अगर आपको ये लिखा हुआ आ गया कि n इज इक्वल टू 10, तब तो आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे ना कि ये तो इंडिविजुअल सीरीज है। कैसे? क्योंकि यहां पे जब मैं गिनता हूं तो भी मुझे 10 वैल्यूज दिख रही है और लिखा हुआ भी है कि n इज इक्वल टू 10। तो बताइए काउंटिंग कब करते हैं? काउंटिंग करके हमें n कब पता चलता है? जब वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। तो बताइए इससे भी तो हमें मालूम पड़ रहा है ये इंडिविजुअल सीरीज है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहां पे मैंने गिना तो भी 10 आया और क्वेश्चन ने भी मुझे n इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो ऐसी भी हिंट आपको कोई कोई क्वेश्चन में मिलेगी, आप समझ जाइएगा ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हिंट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो देखिए हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें पढ़ी है। ये बातें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है, लेकिन ये छोटी बातें अगर हमें अभी से क्लियर होगी तब जाकर के फिर हम आगे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ये मेरी कोशिश है। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको हर तरह की चीज़ पहले से ही बता करके रखूं। ठीक है? तो इस क्लास में हमारा मेन फोकस किस पर रहा? हमारा मेन फोकस रहा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का। हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, उनकी बहुत डिटेल्स देखी। बस इस क्लास को तो हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।